पार्टी, हम फील्ड के लोग हैं, अगर हम कहते हैं भाई फला आदमी को टिकट दो, ये अपने को सीट निकाल के देगा, उसको नहीं देते हैं तो वहाँ बागी होता है। बिल्कुल। संगठन की बात है, अगर काम जो करना है वो नहीं हो रहा है, या संगठन मैं खुद भी क्यों नहीं हूँ, अगर मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं बागी हूँ। मैं बोलता हूँ, पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंगें होती हैं, मैं अपना अनुभव उनके सामने शेयर करता हूँ। वो अगर किसी को आतंकवाद लगे, बेबाकी लगे, बदतमीजी लगे, वो उनका विषय है। बड़े कांग्रेस नेता की वानर सेना में आप शामिल थे और वो काम करते थे जो एक डाकिया करता है, एक पोस्टमैन करता है। साइकिल चलाते हुए आप बीजेपी के सभाओं में जाते थे। बीजेपी के सभाओं में वो क्या बोलते हैं, वो पर्ची लेकर के, वो लिख करके और वापस आकर के कांग्रेस की सभाओं में, क्योंकि उन दिनों में ना तो पेजर था, ना मोबाइल था, फोन भी नहीं था। ऐसे समय में आपने वो जो भूमिका निभाई थी, चाहे उसको डाकिया की भूमिका कहें, चाहे संदेशवाहक की भूमिका कहें। आनंद जोशी सूचना नहीं छोड़ता, बम फोड़ता है। ठीक है, ये बात सही है कि आनंद जोशी जो आज है, आज की पॉलिटिक्स में वो रामेश्वर मोदी की देन है। बिल्कुल, इसको मैं कभी भी नकार नहीं सकता। आनंद जोशी कांग्रेस के कार्यकर्ता से आनंद जोशी को कांग्रेस नेता बनाने का जो योगदान है जीवन में, वो रामेश्वर मोदी का है। नमस्कार। लॉयन एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे युवा नेताओं से बात करते हैं जिन्होंने समाज में बदलाव की अलख जगाई, जिन्होंने संघर्ष किया, विरोध किया, अन्याय को नहीं सहन किया, लेकिन हमेशा अपनी बात को रखने का एक सलीका भी रखा, एक जज्बा भी रखा। ऐसे जज्बे वाले राजनेता आनंद जोशी आज हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। पहला सवाल हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड था, आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की और फिर कांग्रेस की राजनीति को भी आपने अंगीकार किया और आज भी एक कांग्रेस के नेता के रूप में आपकी छवि है। किस तरह से आप राजनीति में आपने प्रवेश किया और आज आप कहाँ पाते हैं? धन्यवाद हरी जी, आपने मुझे बुलाया है। देखिए, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है जी। मैं अपनी 7 पुस्तों में पहले पॉलिटिशियन है। पहला पॉलिटिशियन हूँ। जी हाँ, ये जरूर है कि मेरा ननिहाल जो है जी, वो पूरा का पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। जहाँ जैसे तक कौन कौन? मेरा ननिहाल बेसिक बीकानेर की यूपी माना जाता है। जी, आचार्य चौक, ठीक है, ठीक है। शेरे चांद जी से लिस्ट शुरू होती है उनकी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो नीचे किशोर आचार्य, अशोक आचार्य तक जाती है। उसके बीच में शेरे चांद जी, ओम जी, रामकिशन जी, बहुत नाम हैं जी, जिन्होंने बीकानेर की राजनीति बिल्कुल में बिल्कुल। और आंदोलनों में, तो ये प्रभाव जो है, वो कहते हैं कि भाई ननिहाल का प्रभाव रहता है, तो नर नन्नाने पर राजस्थानी वही में कहावत है। जी मैं इसको ही मानता हूँ जी, कि ये जो मेरे अंदर जो प्रभाव है वो मेरे ननिहाल से आया हुआ। ठीक बात है। जहाँ तक मेरी राजनीति जीवन की शुरुआत है, तो मैं कांग्रेसी, जब मैं छोटा था, स्कूल टाइम की बात है, जी, हमने आँख खुलते ही समझ पकड़ी, तो हमारा वार्ड और कल्ला जी का वार्ड एक ही था। ठीक है। डॉक्टर बी डी कल्ला। डॉक्टर बी डी कल्ला, और मेरा पूरा परिवार कांग्रेस को वोट करता था। ठीक। तो प्रभाव वहाँ से आया मेरे पे। हम बहुत छोटे थे तब भी चुनावों के अंदर उनके झंडे लेके कांग्रेस के घूमना, उनके पोस्टर चिपकाना, जी, उनकी रैलियों में जाना। फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में मैंने एनएसयू ज्वाइन की। एनएसयू से मैं यूथ कांग्रेस में गया, जी, यूथ कांग्रेस से कांग्रेस की जनरल बॉडी में आया। ये कांग्रेस का सफ़र है। जी, जी, और कॉलेज छात्र राजनीति जो थी हमारी, उसमें हमने जो चुनाव लड़े, तो वो हमारे एक अलग सामाजिक छात्र संगठन था, मारवाड़ सामाजिक जी, छात्र जी, संगठन, वो बना के हम चुनाव लड़े। पर हमने एनएसयू का साथ नहीं छोड़ा था। वो एक राजनीति का हिस्सा रहता और हम एनएसयू की बॉडी को कंप्लीट कर देते। पूरे के पूरे आपके जो राजनीतिक सिनेरियो है उसके अंदर एक चीज बड़ी उभर करके सामने आती है कि आप साथ जरूर रहे, लेकिन आपका एक झंडा, आपका अपना एक मत,
आपका एक विचार हमेशा रहा और इस वजह से जब भी आप चाहे एनएसयूआई में रहे थे, चाहे आप पार्षदों की जो राजनीति नगर निगम के या नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे तब हुए थे, उसमें भी आप कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, या फिर पार्टी के जो डायरेक्ट जो मुख्य धारा का संगठन था, कांग्रेस का संगठन था, वहां भी आप अगर पार्टी की बैठकों में जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो बड़े नेताओं को भी एक एक मन में हिचका सा रहता है कि ये आदमी संचला नहीं रहेगा, ये कोई ना कोई एक एजेंडा लेकर के यहाँ पे अगर ये आया है तो कोई ना कोई एजेंडा लेके आए। आपकी ये जो छवि बनी, कुछ लोग इसको आपकी बेबाकी से भी तोलते हैं, कुछ लोग आपको राजनीतिक संगठनों में आतंकवादी भी बताते हैं, और पीछे से आपके जो राजनीतिक शुभचिंतक है वो कहते हैं कि आप बदतमीज राजनेता हैं। ये जो आपकी एक छवि बनती है, क्या आपको ये महसूस होता है कि आपकी ऐसी छवि बन रही है? देखिए, वो मेरे को तो क्या है कि एक सोच है जो बचपन से मेरे दिमाग में बैठ रखी है कि मैं एक बहुत बड़ी इमारत हूँ। जी। और बड़ी इमारतों पे लोग थूकते भी हैं, हम्म। पेशाब भी कराते हैं, और ये भी कह देते हैं बनाने वाले ने क्या चीज़ क्या बनाई चीज़ है। बनाई है? ठीक। तो मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता, पीछे से मेरे बारे में कोई क्या कहता है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। अगर पार्षद चुनाव की बात कर लें आप, चाहे संगठन की बात कर लें आप, चाहे मीटिंग्स की बात कर लें आप, तो बात रखने का जो जरिया है जी। वो प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। मैं घर में बैठ के अपने बीवी बच्चों को अगर कांग्रेस की बात कहूँगा, मेरे ताऊ जी को या मेरे पापा को पार्षद के टिकट की बात कहूँगा, तो मतलब नहीं है ना। मतलब तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। और उससे अगर नुकसान होता है या फ़ायदा होता है वो मैं देखता नहीं। अगर टिकट पार्टी, हम फील्ड के लोग हैं, अगर हम कहते हैं भाई फला आदमी को टिकट दो, ये अपने को सीट निकाल के देगा, उसको नहीं देते हैं तो वहाँ बागी होता हूँ। बिल्कुल। संगठन की बात है, अगर काम जो करना है वो नहीं हो रहा है, या संगठन मैं खुद भी क्यों नहीं हूँ, अगर मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं बागी हूँ। मैं बोलता हूँ, पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंगें होती हैं, मैं अपना अनुभव उनके सामने शेयर करता हूँ। वो अगर किसी को आतंकवाद लगे, बेबाकी लगे, बदतमीजी लगे, वो उनका विषय है। जी। अगर हम चुनाव हार गए तो क्यों हारे ये हमें पता है, आत्मविश्लेषण करना। पर वो सच्चा होना चाहिए। जी। उसमें फिर चापलूसी नहीं होनी चाहिए। हम हारे हैं, क्यों हारे हैं, हम डिफीट खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, हमसे लोग टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, हमारी बात संगठन ने मानी या नहीं मानी, प्रशासन पे हमारा कितना रौब रहा नहीं रहा, हम पब्लिक का कितना काम कर पाए नहीं कर पाए, हमारा कार्यकर्ता हमसे क्यों नाराज है, हमारा कार्यकर्ता संगठन से क्यों नाराज है, हमारा कार्यकर्ता पार्टी से क्यों नाराज है, ये सारी चीज़ों का आंकलन मैं करके चलता हूँ और वही बातें मैं कहता हूँ। ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन बागी का जो एक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है उस रूप में तो आपका कभी भी चरित्र नहीं रहा। आपने पार्टी से कभी बगावत नहीं की। ठीक है, कई बार आपकी निष्ठाओं को लेकर के एक चर्चा चलती है कि कभी आप कल्ला जी के थे, कभी आपने रामेश्वर जी डूडी के साथ आपने एक लंबा समय बिताया, और आज भी आप मानते हैं कि रामेश्वर डूडी, डॉक्टर बी डी कल्ला से लेकर रामेश्वर डूडी तक एक पूरा जो सफ़र आपने किया है वो आपकी राजनीतिक चेतना का संवाहक है। बचपन के बारे में आपके जो लोग जानते हैं वो बताते हैं कि आप एक कांग्रेस के बड़े नेता, अगर आप नाम लेना चाहें तो आप पहले उनका लेवे, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बड़े कांग्रेस नेता की वानर सेना में आप शामिल थे, और वो काम करते थे जो एक डाकिया करता है, एक पोस्टमैन करता है। साइकिल चलाते हुए आप बीजेपी के सभाओं में जाते थे। बीजेपी के सभाओं में वो क्या बोलते हैं, वो पर्ची लेकर के, वो लिख करके और वापस आकर के कांग्रेस की सभाओं में, क्योंकि उन दिनों में ना तो पेजर था, ना मोबाइल था, फोन भी नहीं था, ऐसे समय में आपने वो जो भूमिका निभाई थी, चाहे उसको डाकिया की भूमिका कहें, चाहे संदेशवाहक की भूमिका कहें, कि यहां पर इस जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ बोल रहा है तो उसके तत्क्षण 15-20 मिनट में कांग्रेस की जो रैली हो रही है उसमें नेता उसका जवाब देगा, वो भी आप काम करता है। तो एक समर्पित कार्यकर्ता की भी एक छवि बनती है आपके सामने। बगावत आपने इस रूप में नहीं की कि आपने कोई पार्टी की मुख्य धारा के खिलाफ गए हो, आपने कोई चुनाव लड़ा हो, बावजूद इसके इतना कुछ करने के बाद में भी आनंद जोशी की जो एक छवि बनती है कि कभी बगावत कर देगा, ये कभी भी मतलब कुछ भी ऐसी छुरछुरी छोड़ देगा कि हम लोगों की परेशानी हो जाएगी, ये सब चीजें भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, आनंद जोशी छुरछुरी नहीं छोड़ता।
बम फोड़ता है। ठीक है। आप जिस नेता की बात कर रहे हो वो आदरणीय जनार्दन जी कल्ला की आप बात कर रहे हो, वो हमारे आदर्श हैं। जी। और ये बात सही है कि मैं उनकी जो 17-18 साल के बच्चों की एक बहुत बड़ी टीम थी, जिनको वो बड़े प्रेम से, जी। बड़े सौहार्द से अपने पास रखते थे, उनका मैं हिस्सा था। और अब उस वक्त क्या है कि हमारा काम, स्टेज पे तो कोई बैठाता नहीं था हमें, हम्म, हम्म, कुर्सी लगा दो, दरी लगा दो, फिर यही रहता था कि जाओ जाके पता करो। अच्छा, कहाँ काम है। जनार्दन जी आपको ये निर्देश देते थे कि हाँ, आप जाओ और पता करो। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों का ये काम रहता था उस वक्त। फिर ना तो फ़ोन था, जैसे आप कह रहे हो, ना पेजर था, कुछ नहीं था उस टाइम। तो जेल रोड पे मीटिंग हो रही है, तो वहाँ कांग्रेस के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उस वक्त थे, वो भाषण में क्या बोल रहे हैं जिस पे लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो हम वहाँ से वापस साइकिल, एमेटी, लूना जो भी थी वो लेके वापस मोहता चौक आते। हमें कोई रोकता नहीं था, पता था कि भाई ये जनार्दन जी की टीम के आदमी है, तो हम ऊपर जाते, उनको कान में कहते कि वहाँ ये बोला गया है। तो एक पॉलिटिक्स थी उनकी, जी बिल्कुल एक बिल्कुल। राजनीति करने का तरीका था उनका। और हम उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट। जी। वो हमें सिखा रहे थे कि राजनीति ऐसे होती है। उन्होंने हमें बताया कि भी जिस समाज में पैदा हुए हो उस समाज की पूरी जानकारी तुम्हें रहनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। आप जहाँ रहते हो वहाँ के लोग आपसे उम्मीद रखनी चाहिए, लोगों को आपसे, और आप वो मेरे पास लेके आओ काम। तो वो उनका एक हिस्सा था राजनीति का, कि वो किसी के भी माध्यम से पब्लिक को अपनी तरफ बांध के रखते थे, ठीक बात है, जोड़ करके जोड़ रखते के थे। रखते थे। बागी मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैंने कभी बीजेपी से ना तो कोई टिकट मांगा, ना बीजेपी से चुनाव लड़ा, ना किसी अन्य दल के साथ गया, ना किसी की मीटिंग में गया। सामाजिक सौहार्द जो है, मेरे रिलेशन आपसे, आपके रिलेशन मेरे से, इसको अगर कोई जोड़ के देखता है सामाजिक रिश्तों को, बागी कहता है राजनीति फायदे के लिए लोग कुछ भी कह देते हैं, मैं उस पर जाता नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, जब तक जिंदा हूँ कांग्रेसी रहूँगा। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। अब मैं बी डी कल्ला साहब के साथ काम कर रहा था तो भी कांग्रेस में कर रहा था, मैं रामेश्वर जी डूडी के साथ जुड़ा तो भी कांग्रेस में। मैंने कहीं बीजेपी के नेता के साथ तो काम नहीं किया ना। बिल्कुल। अब कल्ला जी जो बीकानेर के एमएलए थे और शिक्षा मंत्री थे, रामेश्वर जी एमपी थे, तो हमें जो रामेश्वर जी से मिलवाया गया वो तो कल्ला जी के थ्रू मिले। जब वो एमपी का चुनाव पहले लड़े तो आप, एक फ़ोटो होगा, मैं आपको भेजूंगा, उसमें एक मौतों के चौक का फ़ोटो है, उस जीप पर कल्ला साहब, एमपी साहब और मैं, और एक कोई बंदा और है। तो आप देखिए कि जिस वक्त रामेश्वर जी एमपी कितने साल पहले थे, बहुत पुराने समय हो गए। बिल्कुल लगभग 20-22 साल हो गए 20-22 होंगे साल मेरे हो गए, अंदाज से। बिल्कुल। हाँ। और मैं अभी 43 साल का हूँ, तो मैं 20 साल पहले उस जीप में था। तो वो दोनों मेरे लिए तो एक जैसे हैं। ये बात सही है कि आनंद जोशी जो आज है, आज की पॉलिटिक्स में, वो रामेश्वर डूडी की देन है। बिल्कुल। इसको मैं कभी भी नकार नहीं सकता। जी। आनंद जोशी कांग्रेस के कार्यकर्ता से आनंद जोशी को कांग्रेस नेता बनाने का जो योगदान है जीवन में, वो रामेश्वर डूडी का है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन जो बीच में आपने कही कि जो इस तरह की बात होती है, तो एक शब्द और आता है कि आपको संदिग्ध इसलिए मानना जाता होगा क्योंकि आप तो कहते हैं मुख्य धारा की राजनीति आपने की है और अ, हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। लेकिन आपकी जो उठबैठ है, आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रतिबद्ध लोगों की एक जमात है, उनका समूह है। ऐसा कहा जाता है कि आपके अगर 24 घंटे में से अधिकतम टाइम किसी के साथ निकलता है तो उन लोगों के साथ निकलता है। हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी विचारधाराओं वाले लोग हैं। हालांकि ये भी कई बार खबरें आती है कि उन लोगों से आप कई बार लोहा लेते हैं अपनी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के, आपके बहस मुबाहिसे होते हैं। लेकिन फिर भी जो आपके जो ये आपको जो संदिग्ध माना जाता है, उसकी वजह एक ये भी होती है। तो इस पर कोई आपको लगता नहीं है कि इन लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसे लोग हैं तो आपको अपनी कांग्रेस के विचारधारा वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, इस तरह का नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना, सामाजिक सौहार्द जी। वो अपनी जगह होता है। सगे भाई जी। और हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं, जी। जी। एक कांग्रेसी
चुनाव लड़ता है, एक बीजेपी से चुनाव लड़ता है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है आपके पास राजनीति के अंदर। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं इंटरनल सिटी का जाया जन्मा हूँ, विचारधारा स्वतंत्र है जी। अगर मेरे पास शाम को या दिन में बैठने वाले लोग आरएसएस और बीजेपी के हैं तो उनका प्रभाव मुझ पर तो आया नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। राजनीति के अलावा बहुत से सामाजिक काम हैं, चाहे वो पुष्कर नक्सावा ले लो आप जी, चाहे मंदिरों का डेवलपमेंट ले लो, चाहे खेल मैदानों के लिए काम ले लो, हमारा धोनीधर ट्रस्ट है उसका काम ले लो, तो मैं बहुत जगह जुड़ा हुआ हूँ जी। अब अगर मैं 3 घंटे रात को कहीं बैठता हूँ और वहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं और वहाँ मंथन होता है, तो ये तो शुद्ध राजनीति का हिस्सा है भाई। जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, ऐसे लोग भी तो साथ रहे हैं। इस पर सवालिया निशान क्यों जी? किस बात के लिए सवालिया निशान? आनंद जोशी ने अगर बीजेपी का झंडा पकड़ के कहीं भाषण दिया हो, बीजेपी या कोई भी दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ काम किया हो, या आनंद जोशी ने किसी कांग्रेसी को धोखा दिया हो, तो ये आरोप लगाओ। एक्चुअल में देखिए, राजनीति में दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये मानता हूँ जो लोग कंपटीशन रखते हैं, मेरे तो किसी के कंपटीशन है नहीं, मैं तो भाग्य को मानता हूँ। ये मेरे तो फादर जो हैं दादी जी टीचर थी, फादर रेलवे में मजदूर थे, ताऊ जी जो एजुकेशन में बाबू थे, तो मेरा तो बैकग्राउंड है नहीं पॉलिटिक्स का घर से। और अगर किसी को आनंद जोशी चुभ रहा है उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं ये नहीं मानता, अलग अलग विचारधारा के लोग जब पास बैठते हैं तो मंथन होता है, और मंथन करना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उभरता है कि आनंद जोशी आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो चुभने लगा है? एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, आपको क्या फील होता है? जैसे कि आपने कहा कि कहीं किसी को चुभता है, राजनीति में दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं, तो आखिर आनंद जोशी ऐसा क्या है कि वो लोगों को चुभता है? शायद जवाब तो मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो सवाल आपने दागा है लोगों की सोच को लेकर। जी हाँ, लोगों की सोच का ये, खासतौर से पॉलिटिकल जो लोग हैं आपके। हाँ, तो उसमें मेरा जवाब तो आपको भी जो वर्तमान समय उसमें मैं यही रहेगा कि मैं ना तो नासूर था, ना ही जख्मे आम था। ना तो नासूर था ना ही जख्मे आम था। मैं तो तेरे कलेजे में रहने वाला एक छोटा सा पंछी था, तूने निकाल कर फेंका बाजार में, तूने निकाल के फेंका बाजार में, मैं सरेआम कातिल हो गया। लेकिन आनंद जी, शायद आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, समाज आपको स्वीकार करता है। आपके घर में एक छोटा सा रिटायरमेंट कार्यक्रम होता है, अशोक गहलोत आपके उस कार्यक्रम में आकर के बैठते हैं। आप किसी आंदोलन में जाते हैं तो आपके बारे में ये फेमस होता है कि आप उसको अपनी निजी लड़ाई मान करके, जनता के हितों के लिए अपनी निजी लड़ाई मान करके आप जब लड़ते हैं तो आप मुकदमेबाजियों से नहीं डरते हैं। तो जब इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, आपने पहले बताया कि रामेश्वर डूडी साहब, आप शहर की राजनीति कर रहे हैं, रामेश्वर जी देहात की राजनीति कर रहे हैं, उनका जब आप पे वरदस्त होता है, और वरदस्त इस स्तर का होता है कि आनंद जोशी स्वयं स्वीकार करते हैं कि आज वो पॉलिटिक्स में अगर कहीं पर हैं तो रामेश्वर डूडी की वजह से हैं, तो ये सामान्य बात नहीं होती है। ये जो एक किरदार का बढ़ना होता है वही कहीं ना कहीं चुभना होता है। तो क्या कहीं लगता नहीं है कि वे लोग जो राजनीतिक रूप से चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं, विधानसभा के चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं या बड़ी राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को लग रहा हो कि ये जो रेस में शामिल हो गया है, रेस में पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है अपनी गतिविधियों के कारण? क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि अशोक गहलोत अगर बीकानेर में भी आते हैं तो 1-to-1 का कार्यक्रम होता है उनका, और 1-to-1 के कार्यक्रम में आपके घर आकर के वो घंटा भर बैठते हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि एक सामान्य घटना है। रामेश्वर डूडी अगर आप पर हाथ रखते हैं, उनका वो तो कहते हैं कि भाई शहर की राजनीति तो कल्ला जी संभालेंगे, गांव की राजनीति मैं संभालूंगा, और रामेश्वर डूडी जी ने हमेशा ये कहा। तो वो कारण है, शायद आपने कहा, आपने स्वीकारा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो कारण है जिसकी वजह से आनंद जोशी चुभ रहे हैं। तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि ये वो कारण हो सकते हैं?
नहीं। हम्म। देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ, जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरे ताऊ जी का रिटायरमेंट था हम्म। और मुझे उनको कोई गिफ्ट देना था, तो मधु जी आचार्य और रामेश्वर जी रूडी, शशि जी शर्मा, हम सब लोग बैठे थे। जी। मैंने उनको कभी मेरे को प्रोग्राम करना है, कोई गिफ्ट ताऊ जी को देना है, जी। तो मधु जी का कहना था गिफ्ट आप नहीं दोगे, हाँ। रामेश्वर जी तय करेंगे बहुत क्या बढ़िया। देना है। ठीक। तो रामेश्वर जी का गिफ्ट मैं तय कर लूँगा, तुम तैयारी करो तुम्हारे कार्यक्रम की। फिर अचानक से उनका फ़ोन आता है 2 दिन बाद ही रामेश्वर जी। कि आप मधु जी का ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस आता हूँ, वहाँ हम बैठते हैं वापस। तो वो ये कहते हैं भी अशोक जी गहलोत जो है उनको मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आनंद के पिताजी का रिटायरमेंट है, तो आपको आना है, आप स्वागत करोगे आके। ठीक है। अशोक गहलोत जी आपके ताऊ जी का और स्वागत उन्होंने करें। किया, ठीक है। ठीक है। उन्होंने ये कार्यक्रम किया, तो रामेश्वर जी टूडी के कहने से किया। जी। मेरे घर पे अशोक जी गहलोत आए तो रामेश्वर जी टूडी के कहने से आए। जब अशोक जी आ गए थे तो मैं वाकायदा कला जी के पास गया रात को, सर्किट हाउस, और मैंने उनको कहा भी आप भी बात कीजिए। तो उन्होंने कहा बात हो रखी है, मैं कहा नहीं, भली हो रखी है, आप भी कहिए। ठीक। तो मैंने तो बैलेंस बनाया हमेशा, मैंने कभी सुपरसीट नहीं किया। टिकट मांगा मैंने, आगे भी मांगूंगा, ठीक है। ये मेरा अधिकार है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मैं कांग्रेस में नेतागिरी कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस में नेता हूँ या कार्यकर्ता हूँ, मैंने दरी भी लगाई है और मैंने इस चीज़ पे भाषण भी दिया है जी। मैंने आंदोलन भी किए हैं, मैंने मुकदमे भी लिए हैं, मेरा रिपोर्ट कार्ड ओके है। मैं टिकट मांगने के लिए एलिजिबल हूँ और आगे भी मांगूंगा। अगर ये बात किसी को चुभती है तो मेरी वजह से 100 बार चुभे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया को क्या चुभता है और क्या नहीं चुभता है, ये तो चूंकि आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको इन बातों का अर्थ भी ज़्यादा लगाते नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बतौर पॉलिटिशियन आपके बहुत चुभती है। जैसे आपने एक मुकदमे की बात कही, कांग्रेस के आह्वान पर जब बीकानेर में बिजली कंपनी का निजीकरण हुआ था तो आपने विरोध किया था, और उस विरोध में कंडीशन ये हुई थी कि अंतिम रूप से अगर कोई मुकदमेबाजी या मुकदमे दर्ज हुए थे तो वो आप पर हुए थे। उस समय में आप एक घोर यातना के दौर में थे। बहुत पर्सनल सवाल है, आप चाहे तो इसका जवाब भी नहीं दे सकते, आप चाहे तो नो कमेंट कह देना। बिल्कुल ऑन एयर बात कर रहे हैं हम। उस समय में आपको एक एक दर्द हुआ था, वो जो चुभन थी, क्या वो वाकई आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट थी, या आपने जीवन के एक अनुभव के रूप में उसको छोड़ करके आगे बढ़ गए? बिजली निजीकरण जब हुआ तो सचिन पायलट हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। जी। उन्होंने आह्वान किया कि भी कांग्रेस सड़कों पे आए और बिजली निजीकरण का विरोध करे। जी। नो डाउट मैं उसकी अगुवाई में था। एक दिन बहुत बड़ा बवाल हो गया बीकानेर के अंदर कि 18 घंटे बिजली नहीं रही जी। और करमीसर रोड पर जीएसएस है उसको घेर लिया गया। मैं वहाँ पहुँचा, पब्लिक ने मुझे फ़ोन किए, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा भी पूरा स्टेशन घेर के रखा है और एएन जो है वो अंदर बैठा है। ठीक है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से उसको वहाँ से निकाल के लाया पब्लिक के बीच से। मैं उसके लेकर नथुसर गेट तक आया, तब तक पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी और एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका था। उस दौरान तोड़फोड़ भी हो गई, लाठीचार्ज भी हो गया, मुझ पे लाठीचार्ज हुआ, अच्छा। यशपाल गहलोत पे लाठीचार्ज हुआ। वो यहाँ पे तत्कालीन अध्यक्ष थे यशपाल गहलोत? अध्यक्ष ही थे उस वक्त अध्यक्ष भी, थे, आज भी अध्यक्ष आज भी हैं अध्यक्ष हैं। और मैं उस वक्त भी महासचिव था और आज भी महासचिव। ठीक है। तो हम पे मुकदमे दर्ज हो गए। उस मुकदमे में कमाल की बात ये रही कि भी आनंद जोशी और 2 अन्य उस नाम से एफ आई आर हुई और 8 महीने में वो मुकदमा जो है वापस एफआर की ओर गया। उस दौरान आपके समय में आप उस दौरान भवानी शंकर जी शर्मा दुनिया में नहीं है, वो महज एकमात्र कांग्रेसी थे जो डेलीगेशन लेके जिला कलेक्टर और एसपी से मिलने गए कि मुकदमे वापस लिए जाए। ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस का भवानी भाई के नेतृत्व में जो कांग्रेसी गए उनमें यशपाल गहलोत भी थे। ठीक है। और डीसीसी के मेंबर थे, वो 50 आदमी लेके गए। ठीक है। उसके बाद मेरे खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ उसमें पुलिस ने भी मुकदमा दायर करवाया था मेरे खिलाफ, बीकेसीएल ने भी कराया था, राज्यकार्य की बाधाएं वो वगैरह जो भी धाराएं लगनी थी। एकमात्र आदमी थे रामेश्वर जी रूडी। ठीक है। जिन्होंने वो लड़ी
आपको और भूमिगत भी रहना पड़ा था उस दौरान। मैं 3 महीने भूमिगत रहा उस दौरान, क्योंकि पुलिस मेरे घर पर, मैं जहाँ जहाँ बैठता था वहाँ वहाँ दबिश देती और फरार रहा मैं 3 महीने। कुल मिला के उस वक्त तक मेरे पर BKCL और पुलिस के प्रशासन के मिला के 13 मुकदमे थे, ठीक है, 1 दर्जन से भी ज़्यादा। 1 दर्जन से ज़्यादा। और पुरजोर तरीके से जो पैरवी थी मेरी, वो रामेश्वर जी रूडी ने की। ठीक। उन्होंने, मेरे मामा जी रामकिशन जी ने ये कहा था भी इसमें जमानत ले लो आप। हीरालाल जी आज दुनिया में नहीं है, मेरे ताऊ जी जोशी जी वकील साहब, उनको कह भी दिया था कि बहुत टाइम हो गया, जमानत लो इसकी। रामेश्वर जी ने कह दिया था नहीं, जमानत नहीं लेंगे, ये राजनीति के मुकदमे, ठीक है। जमानत नहीं लेंगे हम। उन्होंने गुलाब चंद जी कटारिया से, उस नेता प्रतिपक्ष से, उनके बड़े एहसान है मुझ पर जी। तो उन्होंने वो मुकदमे हटवाए। वो सारे मुकदमे आज हट चुके हैं, आप हट चुके हैं मेरे पर। लेकिन इस पूरे जो प्रकरण था, आपको चुभन हुई नहीं हुई, लेकिन इस प्रकरण का आप पर इतना अच्छा असर पड़ा, बल्कि मुझे लगता है कि ये जो सारा 8 महीने का जो कार्यकाल था उस दौरान, और BKCL से जो निजी कंपनी के रूप में बीकानेर आ रही थी, उसके साथ जो आपकी भिड़ंत थी, मुठभेड़ थी, उसका बड़ा फर्क जो ये पड़ा कि आपके और BKCL और जनता के बीच में एक त्रिकोण बना, और वो त्रिकोण आज भी काम आ रहा है। आज बीकानेर में अगर कहीं भी BKCL से संबंधित कोई भी बड़ी घटना होती है, चाहे वो विजिलेंस की घटना होती है, कनेक्शन काटने की घटना होती है, या एक छोटे मोटे कोई भी किसी की शिकायत होती है, तो मुझे लगता है कि लोग BKCL के किसी अधिकारी के पास जाने की बजाय आनंद जोशी के पास आना उचित समझते हैं। और मुझे लगता है कि BKCL वाले अधिकारी भी आपकी बात को सुनते हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक को रिलीफ देने में एक नाम आपका भी आता है। देखिए, वो एक्चुअल में क्या है कि जनता उस आदमी के पास जाती है जो इजी अवेलेबल हो। जी। मंत्री आज भी हैं राजस्थान में जो बिजली विभाग देखते हैं, हाँ, ठीक है। पहले भी थे। आम आदमी ये सोचता है इसी कि इजी अवेलेबल कौन है जो मेरे साथ चल के मेरी बात करे। ठीक है, ठीक है। मैं उसका एक हिस्सा हूँ। मेरे पास कोई आता है कि आप BKCL चलिए तो मैं BKCL चला जाता हूँ, कोई कहता है EIT चलिए तो EIT चला जाता हूँ, कोई कहता है निगम चलिए तो निगम चला आता हूँ। BKCL तो एक फेमस मुद्दा हो गया। UIT ने बीजेपी राज में एक कैंप लगाया पट्टों के लिए, तो उस वक्त मावीरा का UIT चेयरमैन थे, मेरी वहाँ भी तो मैं हुई। अधिकारियों से मेरे कई बार झगड़े हुए। नहीं, कई बार आपने मेज भी, कांच भी फोड़े हैं और मुक्के भी चलाए हैं, और ये तो सब चीजें आपके पूरे किरदार के कुछ हिस्से हैं। तो इसीलिए तो लोग मुझे बदतमीज, आतंकवादी, उग्रवादी, वो जो भी जी देते हैं, ताज पहनाते हैं, मैं पहन लेता हूँ। देखिए, मेरा एक सिस्टम है, मैं पब्लिक गलत है या सही ये नहीं देखता, मैं सिर्फ पब्लिक देखता हूँ, उसका काम देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के घर पे 1.5 लाख की विजिलेंस करके कोई कंपनी देती है तो क्या वो अपना घर बेचेगा? बिल्कुल ठीक है। या औरत के गहने बेचेगा? भाई, वो अगर चोरी करता पकड़ा गया तो मैं चोरी का समर्थन नहीं करता, पर मैं उस व्यवस्था का भी समर्थन नहीं करता जो उसे भुगतनी पड़ रही है। ठीक है। आप उसे इतना ही प्रताड़ित करो जितनी उसकी सहन शक्ति है। पुलिस भी जब 3rd डिग्री देती है ना तो ये ध्यान रखती है कि वो मर ना जाए। ठीक है। तो आप पब्लिक को मरने तो मैं दूंगा नहीं। मुकदमे तो देखो राजनीति के गहने हैं साहब। जिस नेता पे अगर मुकदमे ही नहीं हुए तो वो काहे का नेता है? बिल्कुल ठीक बात है। अब BKCL एक प्राइवेट कंसल्ट है, उसके अधिकारी ज़्यादातर बाहर के हैं। चूँकि मेरा उनसे बहुत गहरा संबंध है, तो संबंध का एक हिस्सा है कि अगर मैं जाता हूँ और अधिकारी को कहता हूँ कि भैया इसको रिलीफ देनी चाहिए, आपके नॉर्म्स में भी आप भी खराब ना हो, ये भी खराब ना हो, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, ये बात सही है, वो लोग मानते हैं, पब्लिक का काम कर देते हैं। जनता की बात आप करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, और आपके बारे में एक ये भी फेमस है कि बच्चियों की शादी अगर किसी को करानी है, किसी निर्धन परिवार को करवानी है, तो उसकी इमदाद करने के लिए आप चुपचाप आधी रात को उसके घर में सामान पहुंचा देते हैं। कोई जो भी चीज़ों की ज़रूरत, दहेज तक की व्यवस्थाएं आप किसी को एक मिनट आप करवा देते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, वो पुष्करणा सावे में तो आप बाकायदा, आपके साथ पूरे जो एक साथियों की टीम है,
उनको लेकर के आप चलते हैं कि कहीं किसी को ये नहीं लगे कि मैं समाज में कहीं भी कमज़ोर हूँ। और ये जो एक आपका जो सामाजिक सरोकार है, इवन कि मेडिसिन तक अगर किसी को देना है तो उसकी व्यवस्थाएं भी आप करवाते हैं। तो ये जो आपका सामाजिक सरोकार है, वो कैसे पूरा होता है, जबकि शहर में समानांतर ये बात है, सबको इस बात का आश्चर्य होता है कि आखिर आनंद जोशी ये सब करता कैसे है? दरअसल मेरा सवाल यहाँ पे खत्म हो रहा था, बिल्कुल एक भावुक सवाल था, आपको भावुक आपको लगता था कि ये बातें नहीं आनी चाहिए, लेकिन इस लॉयन एक्सप्रेस के माध्यम से अगर ये बात आएगी तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी करवाने का रास्ता जो उनको एक मुसीबतों का पहाड़ लगता है, उसको वो पहाड़ नहीं मानेंगे और आनंद जोशी से मिलेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, ये कि ये आप कैसे कर लेते हैं? देखिए हरीश जी, एक सीधा स्लोगन है, देने वाले नाथ जी, लेने वाले नाथ जी। देने वाले सिद्धार्थ जी, ठीक है। ठीक है ना। ये जो भी व्यवस्था है वो आनंद जोशी अकेला नहीं करता, एक पूरी टीम करती है, वो उसका हिस्सा है। इस शहर में हम जाति धर्म ये नहीं मानते जी। पुष्कर सावा एक थीम है जो डीपू झानीदर से चलता है। वो तो मुझे लगता है 12 मास ही इस तरह की चीजें चलती रहती है। हाँ। तो उसके लिए बहुत से लोग स्तंभ की तरह मेरे पीछे खड़े हैं, जिसमें रामकृष्ण जी आचार्य हैं, राधेश जी चूरा हैं, बिल्कुल दुर्गा शंकर आचार्य है, शेखर आचार्य है, कितने नाम लूँ, बिल्कुल जितने कम पड़ जाए, भगवत पुरोहित है जी और नटसा है जी, बहुत से, विकी चड्डा है। बिल्कुल ऐसे सैकड़ों लोग हैं मेरे जीवन में जिनको अगर मैंने फ़ोन करके ये कह दिया कि भैया मैंने हाँ भर दी है, तो फिर वो ये नहीं कहते कि मुझसे नहीं होगा, वो ये कहते भाई आनंद ने कह दिया, अब करना ही पड़ेगा। तो एक चैन है बहुत बड़ी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ननिहाल का मेरे पे बड़ा प्रभाव है। जी जी जी, आचार्य चौक में अगर मैंने किसी को खड़ा होकर कह दिया कि भी मैंने हाँ भर दी है, फला बच्ची की शादी है, जी लग जाते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सवाल था कि भी आनंद जोशी ये कैसे करता है, जी तो ये तो परमात्मा को पता है। जी, देखिए मैं ना तो कोई नौकरी करता हूँ, बिल्कुल ना ही मेरे कोई बिजनेस है, ना ही मेरी कोई दुकान है। तो मैं तो दुआएं लेता हूँ, दुआएं खाता हूँ, जी। इतना ही काम करता हूँ। यही बात है कि आप दुआएं लेते हैं, दुआएं खाते हैं, लेकिन आपके साथ एक जो सवाल जुड़ा हुआ है वो सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके बचपन से ये सवाल आ रहा है। हर व्यक्ति के लिए अपनी एक साधन होता है, वो रोजगार के लिए कोई ना कोई करता है, लेकिन आपको जब बचपन से ही देखा जाता है तो आपके बारे में एक जो जुमला है जो शोले फिल्म से चल रहा है कि भाई आनंद जोशी क्या करता है, तो आपकी शायद दादी जी थी, उन्होंने भी आपके कोई पड़ोस में किसी ने पूछा कि आनंद जोशी क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पता चलते ही बताती हूँ। तो ये कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है। देखिए आनंद जोशी ने सब काम किए। आनंद जोशी जब फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे ताऊ जी ने रामपुरिया कॉलेज के बाहर मेरी परवरिश मेरे ताऊ जी ताई जी ने, मेरी मदर ने, दादी ने की। मेरे फादर साहब जो मस्त आदमी थे और आज भी मस्त हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो उन्होंने एमएटी पे मेरे को लेकर रामपुरिया कॉलेज के बाहर मुझे फीस दी थी और ये कहा था कि भी यहाँ से ये कॉलेज है तेरा और यहाँ से तेरा जीवन तय होगा। एक रास्ता कोर्ट गेट के बाहर जाता है जहाँ यूआईटी, म्यूनसिपलिटी, कलेक्ट्रेट के ऑफिस लगते हैं, और एक वापस शहर की तरफ जाता है जहाँ पाटेर चौक है जी तुझे तय करना है तुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये मेरा काम यही ख़त्म होता है। ये फीस पकड़ो, अंदर जाओ, आज के बाद तुम अपना जीवन खुद देखना। वो बचपना था। नए नए कॉलेज में गए, जाते ही एक मुकदमा ऐसे आ गया। छठे दिन या सातवें दिन ही ताऊ जी ने मेरे को अप्सरा मेडिकल में जॉब लगा दी। ठीक है, पढ़ाई कॉलेज भी जाओ, अच्छा, दोनों नौकरी भी करो। दोनों काम करो। जैन साहब सुरेंद्र जी जैन की दुकान थी अप्सरा मेडिकल हॉस्पिटल रोड पे, वहाँ 10 रुपये रोज़ मिलते थे मेरे को। ठीक, 300 रुपये महीना, तो 10 रुपये रोज़ हो गए। उनका मोटिव ये था कि ये यहाँ किताबें ले आएगा, पढ़ लेगा। वहाँ से मैंने होलसेल भंडार में नौकरी की अपने कॉलेज टाइम में। जैन साहब के बाद मैंने होलसेल भंडार में नौकरी की। 6 नंबर दुकान थी, वहाँ मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था। कॉलेज से सीधा मैं वहाँ चला जाता था। अयोध्या डिपो कांड जिस दिन हुआ उस दिन मेरी दादी जी ने कह दिया अब कमाने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं हॉस्पिटल में ही था।
अच्छा। जिस दिन वो एक रॉकेट लॉन्चर आके हाँ हाँ, गिरा बिल्कुल था, बिल्कुल। और वो पूरी रात हम लोगों की सेवा करते रहे वहाँ पे। ठीक है। तो मैंने पॉलिटिक्स, पढ़ाई और जॉब, हम्म, ये तीनों साथ किए। हम्म, हाँ, ये बात सही है कि उसके बाद मैंने रिलायंस में भी जॉब किया। हम्म, ठीक है। नोखा से आगे चरकड़ा है, हम्म, वहाँ एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है, वो नया नया खुला था, मैं उसका शिफ्ट मैनेजर था। ठीक है। बीकानेर से नोखा नोखा चरकरा जाते थे आप? मैं रोज़ सुबह जाता और हम्म, वापस आता कॉलेज के बाद। हम्म, तो आनंद जोशी ने काम किया। हम्म, आज क्या कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दुआएं लेता हूँ, दुआएं देता हूँ, दुआएं खाता हूँ। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो दादी जी थी, उन्होंने एक बात सिखाई मेरे को कि अंदर तुम्हारे कपड़े चाहे फटे हुए हों, हम्म, कोई नहीं देखने वाला, हम्म, बाहर कपड़े एकदम टनाटन पहन के निकलना। किसी के घर जाओ, हम्म, चाहे वो ननियाल है, चाहे वो ससुराल है, चाहे वो दोस्त का घर है, अगर तुम भूखे हो तो तुम ये नहीं कहोगे मैं भूखा हूँ। जी। अगर वो 3 बार पूछे तो ही खाना खाना, बहुत खूब, बहुत खूब। ताकि उसको ये पता नहीं ये लगे। उनकी सीख थी जो आपको मिली। और उनकी ये सीख थी जीवन में कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है, और तुम क्या करोगे, हम्म, ये किसी को बताना नहीं। वो सीख पे चल रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा सार्वजनिक रूप से कि आनंद जोशी 2 नंबरी नहीं है, ये विश्वास आप रखें। दाता दे रहा है, मैं ले रहा हूँ। राजनीति में आप काम कर रहे हैं और ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे कांटे भी होंगे, कालिख भी होगी, सब चीज़ों से आपने वाबस्ता रहे भी हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि पिछला जो मेरा अतीत था उसमें मैंने इतने काम किए, ये किया, वो किया, और आज मैं जो कर रहा हूँ वो समाज जानता है। दादी जी की आपके पास सीख भी है कि तुम किसी को मत बताना कि तुम कल क्या करोगे। लेकिन फिर भी आपको देखने वाली पब्लिक, आपको जानने समझने की इच्छा रखने वाले लोग इस कौतूहल में जरूर हैं कि आज से 10 साल बाद अगर टाइम मशीन की बात करें तो आनंद जोशी अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, टाइम मशीन तो भगवान के हाथ में है, जी। मेरे हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में। जो भाग्य में लिखा है वो प्रबल है। तो मेरी जिस लड़की से शादी हुई है, जो मेरी वाइफ है, उसने कोई 20 बार अपनी सेविंग मेरे हाथ में रख दी जी। कि आप रखो, आपको ज़रूरत है। हम्म, तो टाइम मशीन तो वही है, पहले दादी दे देती थी, कभी माँ दे देती थी, अब वाइफ दे देती है। तो ये मेरे भाग्य में लिखा है जी। कि मुझे रुकना नहीं है। बिल्कुल। भाई, आनंद जोशी कल क्या होगा जी। ये ऊपर वाला तय करेगा, या मेरे कर्म तय करेंगे। मैंने आपसे अभी ये कहा था कि मैं टिकट मांग रहा हूँ एमएलए का, फिर भी मांगूंगा। नहीं मिलेगा, कांग्रेस का एक वर्कर हूँ, दरी बिछाने से लेके माइक पकड़ने का काम मेरे को आता है, मैंने सीखा है। जी। और भविष्य किसी ने नहीं देखा, जी। इसलिए मैं दावे नहीं करता। मैंने अपने नेता रामेश्वर जी को ऐसे समय में देखा है जब राजस्थान को, पूरे राजस्थान की कांग्रेस को और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बिल्कुल। पर आज वो एक संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। जी। तो मैं भविष्य पे विश्वास नहीं करता हरीश जी। जी। मैं आज का दिन कैसे जीऊँगा, मैं आज क्या करूँगा, मैं इस पे ही विश्वास करता हूँ। हाँ, ये मेरा वादा है कि आनंद जोशी पब्लिक के लिए तैयार है, तैयार था और तैयार रहेगा। अब पार्टी क्या आदेश करती है, पब्लिक क्या चाहती है, जी। वो सब भगवान के हाथ में है। पार्टी क्या आदेश करती है, पब्लिक क्या चाहती है, सब भगवान के हाथ में है। ये कहना है हमारे कार्यक्रम द चेंज मेकर के आज के वक्ता आनंद जोशी जी का। बड़ी संवेदनापूर्ण बात हुई है, बड़े कौतूहल जागे हैं, और आनंद जी ने उन सभी सवालों के एक एक करके जवाब दिए हैं जो भले ही समाज की तरफ से उन पर आक्षेप लगते हों, चाहे उनके बारे में बहुत सारे लोग एक कौतूहल रखते हो। अगले फिर किसी कार्यक्रम में हम ऐसे ही एक चेंज मेकर से बात करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। आप जरूर बताएं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ऐसा लगा। आनंद जी, आप हमारे साथ आए उसके लिए आपका धन्यवाद।